अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नई वीडियो में हम लेसन नंबर 1 ओना मरदा गिली इसका एक्सरसाइज का पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहले हम पदगड़ अर्थ यानी वर्ड्स मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में वर्ड्स की मीनिंग पूछी जाती है, लेकिन मीनिंग्स को आपको कन्नड़ा के सरल शब्दों में लिखना होता है। जैसे कि आश्चर्य, अच्चरी, बेरागागु, दोनों में से एक लिख सकते हैं। इसके माने हैं ताज्जुब। आश्रय, आश्रय, अवलंबन है, दोनों में से एक लिख सकते हैं। इसका मतलब है आसिरा। सहारा, कड़कड़िसु, प्रकाशिसु, मतलब है चमकना। ಗಳಿಗೆ 24 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, 24 मिनट का एक वक्फा। तत्वनिष्ठे, ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋರುವುದು। श्रद्धे तोरुदो मीन्स वफादारी दिखाना। कृतज्ञ उपकार, स्मरणे इಲ್ಲದವನು, मतलब एहसान फरामोश। दुर्भर, धरिಸಲಾಗದ यानी ಹೊರಲಾಗದ, मतलब है बोझ न उठा सकना। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। दुरदृष्ट, अदृष्ट, बदकिस्मती। नंजू, विष, मतलब जहर। पोर्टरे, मरदೊಳಗೆ ಟೊಳ್ಳಾದ भाग, मतलब तने में सुराख होता है, वहाँ पर परिंदा घोंसला बना लेता है, उसको कहेंगे। परहित आकांक्षी, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಳಿತನ್ನು बयसु, दूसरों की भलाई के बारे में सोचने वाला। बीगु, उब्बू, मतलब सूजन। हिग्गु, संतोष, खुश होना। भोग, सुखद अनुभव, सुख का एहसास होना। मुद, आनंद, आनंद का मतलब भी खुश होना होता है। समृद्धि, संपत्तु, दौलत। सिरी, संपत्तु, इसका मतलब भी दौलत का होता है। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ तक जो अल्फाज माने जो किताब में दिए गए हैं उसी को लिखा गया है, इसको याद करना इम्पोर्टेंट है। मेन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ। एक लाइन में आपको इसका जवाब लिखना है। पहला क्वेश्चन है, ಬೇಡನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಾಯವೇನು। क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड कर लेना है। शिकारी जानवरों को मारने के लिए क्या आइडिया करता था, तो उसका जवाब है ಬೇಡನು ವಿಷ ಸವರಿಸಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ। मतलब यह है कि शिकारी जहर लगे हुए तीरों की मदद से जानवरों को जान से मार देता था, यानी उनका शिकार करता था। सेकंड क्वेश्चन, विषद बाणವು मरಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ तगलिತು। जहर लगा हुआ जो तीर था दरख्त को क्यों जाकर लगा। जवाब है ಜಿಂಕೆ ಹಾರಿಸಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
जवाब इतने में भी हो जाता है, लेकिन आपके सवाल का थोड़ा हिस्सा इसको जोड़ना है और कंप्लीट करना है। सेंटेंस कंप्लीट होने पर ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, मतलब पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। जिनके हारिसी तप्पीसी कोंडित दरिंदा, जो हिरन था जंप करके अपने आप को बचाने की वजह से विषद बाणवो मरके तगलितु, जो जहर लगा हुआ तीर था वो जाकर दरख्त को लगता है। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ವಿಷದ ಬಾಣವು ಮರಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ಆದ ಪರಿಣಾಮವೇನು? क्वेश्चन है, विषद बाणವು मरಕ್ಕೆ तगुलिದ್ದರಿಂದ आद परिणामवेनु, मतलब जो जहर लगा हुआ जो तीर था दरख्त को लगने के बाद वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट हुआ, उसका क्या असर हुआ? तो जवाब है ಬಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, मतलब इसी सेंटेंस को जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसका थोड़ा हिस्सा ले लेना है। मतलब तीर लगा हुआ, तीर को जो जहर लगा था वो तीर प्रभाव से यानी उसके असर से मरऊ ಒಣಗಿತು, दरख्त सूख जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। ಅದರ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹೂವು, ಹಸಿರು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣದಂತಾಯಿತು। हन्नू, हूवु, हसीरू को कॉमा लगाएंगे तो फिर भी अट्रैक्टिव आंसर होगा। अदर हन्नू, हूवु, हसीरू मतलब उसके फल, फूल और हरा भरापन, एल्लवु सब कुछ काणದಂತಾಯಿತು, काणದಂತಾದವು मतलब गायब हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು इंद्रनिಗೆ आश्चर्यवादದ್ದು ಏಕೆ? तोते को देखकर वो जो इंद्र था, मतलब जो इंद्रदेव, उसे क्यों ताज्जुब हुआ? तो जवाब है, ಗಿಳಿಯು ಬೇರೆ ಮರದತ್ತ ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ। मतलब है तोता ಬೇರೆ ಮರದತ್ತ मतलब दूसरे दरख्त की तरफ, ಹೋಗದೆ गए बगैर, अल्लिए वास ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ वहाँ ही रह रहा था, इसलिए इंद्रनिಗೆ आश्चर्यवाಯಿತು, तो उसे ताज्जुब होता है। पांचवा क्वेश्चन, ಗಿಳಿಯ, इसे ली करना है। ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು इंद्रनु ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು? मतलब है तोते की जो कौन सी आदा थी वो इंद्र को पसंद आई? तो जवाब है, ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು। गिಳಿಯ तत्वनिष्ठे जो उसकी जो वफादारी है, मतलब कोई भी चीज़ चाहे उसका फ्रेंड क्यों ना हो, उसके बुरे वक्त में उसे छोड़कर चला नहीं गया। वो दरख्त का बुरा वक्त था तो तोता उसे छोड़कर चला नहीं गया, मतलब वफादारी दिखाई। तो यही वफादारी ಗಿಳಿಯ तत्वनिष्ठे, जिसको कन्नड़ा में पढ़ेंगे, इंद्रनु ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು, वो इंद्र को देखकर खुशी महसूस होती है। सराहा, पसंद किया, ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು का मतलब। छठा सवाल है, इंद्रನ ತನಗಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು? इंद्र जो देवता थे उनको जो खुशी होती है वो किस तरह से जाहिर करते हैं? प्रकटिसिदनु मतलब किस तरह से जाहिर करते हैं? तो जवाब है, ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। मतलब वो कहते हैं कि यहाँ पर ಗೆಳೆ की जगह ಗಿಳಿ कर लेना है। ಗಿಳಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, उस तोते को कुछ न कुछ तोहफा देना चाहिए ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದನು। ये सोचता है, ये तय कर लेता है कि इस तोते को कुछ न कुछ इनाम दिया जाए।
इसके बाद तीसरा हिस्सा है, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ बरेरी। मतलब यहाँ पर 3 से 4 सेंटेंसेस में आपको जवाब मुकम्मल करना है। मकसद यही है कि आंसर कंप्लीट हो, मीनिंगफुल हो। फर्स्ट क्वेश्चन, ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇರಲು ಗಿಳಿಯು ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? मतलब दरख्त को छोड़कर गए बगैर रहने का वजह, उसको जो ನೀಡಿದ समर्थन है। ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ देखिए, ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇರಲು ಗಿಳಿಯು ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು? समर्थने मतलब इम्पोर्टेंस क्यों दिया उस दरख्त को? तो उसका जवाब है, अनेक ವರ್ಷಗಳಿಂದ, बहुत सालों से, ಈ ಮರವು, ये दरख्त ನನಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ, मेरे लिए एक सहारा बना है। ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, मेरे लिए फल दिया है। ಅದರ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಸಂತಸವನ್ನು, उसके हरे भरेपन से मेरे लिए खुशी दी है। ನೆರಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, मतलब छाँव दिया है। ಇದೀಗ ಯಾವುದೋ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಣಗಿದೆ, लेकिन अब वो किसी बीमारी से, बदकिस्मती से क्या है, अब सूख गया है। यही वजह थी, तो वो दरख्त के साथ ही वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, उसको इम्पोर्टेंस दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಕವರ್ತನೆ ಯಾವುದು? जवाब है, संपत्तु, सौलभ्य, सुख। पहले क्वेश्चन के मानी देख लीजिए। सामान्यवाद लोकवर्तने याವುದು, मतलब आमतौर पर लोगों का बर्ताव किस तरह रहता है? तो जवाब है, ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಲಭ್ಯ, ಸುಖ ಇರುವವರೆಗೆ ಅಂಥವರೊಡನೆ ಇರುವುದು। जिसके पास संपत्ति, सौलभ्य यानी माल और दौलत है, सुख मतलब सुख है, आराम की ज़िंदगी है, ಇರುವವರೆಗೆ ಅಂಥವರೊಡನೆ ಇರುವುದು, जब तक है तब तक उनके साथ रहना है। ಅವುಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, उनसे फ़ायदा उठाना है। ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಡತನ ಬಂದರೆ, अगर किसी वजह से उन्हें गरीबी आ गई, ಅವರ सहवास ತೊರೆದು, मतलब साथ छोड़कर ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, दूसरी जगह चले जाना, सामान्यवाद लोकवर्तन है। मतलब ये यूजुअल लोगों का बिहेवियर है, ऐसे ही दुनिया में लोग बिहेव करते हैं। तो ये बात वहाँ पर पूछी गई थी कि आमतौर पर जो लोग अपना बर्ताव दुनिया के अंदर कैसे करते हैं, तो उसका जवाब ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ಗಿಳಿಯು ಕೇಳಿದ ವರ ಯಾವುದು? मतलब तोते ने तोहफे के तौर पर क्या जवाब दिया? मतलब जब वो इंद्रदेव उन्हें क्वेश्चन करता है कि आपको मैंने तोहफा देना है, तो तोता कहता है कि क्या देना है। उसका जवाब यहाँ पर है,
ಗಿಳಿಯು ಏನನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. तोता अपने पर्सनली तौर पर कुछ नहीं मांगता. ಏನನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, कुछ भी मांग नहीं रखता. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ, लेकिन इसके बदले में ಈ ಮರವು ಮೊದಲಿನಂತಾಗಲಿ. तो जो कुछ भी मांग है वो दरख्त के हक में मांगता है. तो कहता है कि ಈ ಮರವು ಮೊದಲಿನಂತಾಗಲಿ, ये दरख्त पहले की तरह हो जाए. हಣ್ಣು ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಲಿ, फल और फूलों से भर जाए. ನೆರಳು ಕೊಡುವಂತಾಗಲಿ, यानी छाँव देने की तरह हो जाए ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿತು. इस तरह से वो प्रेजेंट करता है अपने तोहफे के तौर पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तर ಬರೆಯಿರಿ. 8 से 10 जुमलों में आपको जवाब मुकम्मल करना है. क्वेश्चन क्या है? ಗಿಳಿಯು ಪರಕಾಂಕ್ಷಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? मतलब एहसानमंद, ये जो तोता है एहसानमंद किस तरह से लोगों को समझ में आया कि एहसानमंद है, उसने वैसा क्या किया? तो आपको तफसील से कहना है कि क्या बात थी जिसकी वजह से वो एहसानमंद करार दिया गया. जवाब है, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में जवाब देना होता है, तो उसका पस मंज़र भी आपको पेश करना होता है. तो जवाब देखते हैं किस तरह से इसे लिखना है. ಗಿಳಿಯು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. फर्स्ट जुमले के माने हैं कि तोता बहुत ज़माने से वो दरख्त के तने में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था. ಆ ಮರವು ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. वो दरख्त फलों से फूलों से हरे भरेपन से सब भरा हुआ था. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನು, लेकिन एक हंटर एक शिकारी ने ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ತಾಗಿತು. मतलब एक शिकारी ने छोड़ा हुआ जहरीला तीर हिरन के बजाय दरख्त को जाकर लगी. विषद प्रभावದಿಂದ, मतलब उस जहर के असर से मरವು ಒಣಗಿತು, दरख्त सूख गया. ಅದರ ಹಸಿರು, उसका हरा भरापन, हಣ್ಣು ಹೂವು, उसके फल फूल ಯಾವುದಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. कुछ भी नहीं रहा. ಮರ ಒಣಗಿದರೂ, दरख्त सूखने के बावजूद भी ಗಿಳಿಯು तोते ने तन्न वासस्थानವನ್ನು, अपना जो आशियाना था उसको वासस्थान बोलेंगे, ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, नहीं बदलाया. ಹಣ್ಣು ಹಸಿರು ತುಂಬಿದ ಬೇರೆ ಮರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. फल हरा भरापन से भरा हुआ जो दरख्त ತುಂಬಿದ ಬೇರೆ ಮರ दूसरे दरख्त की तरफ ढूंढ कर ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, नहीं गया. ಅದು ಆಹಾರವನ್ನು, वो गिज़ा को संपादिसी जमा करके ವಾಸ ಮಾಡಲು, रहने के लिए ಒಣ ಮರದ ಪೊಟರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. वो जो तना था, तने में घोंसला था सूखे दरख्त का, उसी में आता था. जितना दिन भर का खाना जमा कर वो लेकर उस तने वाले घोंसले में ही आ जाता था. अनेक ವರ್ಷಗಳಿಂದ, बहुत सालों से ಈ ಮರವು ತನಗೆ ಆಸರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. वो कहता था कि बहुत सालों से ये दरख्त ने मुझे आसरा दिया है, सहारा दिया है.
ಇದೀಗ ಒಣಗಿದೆ अब लेकिन ये अभी सूख गया है कष्ट काला बंदिದೆ मतलब उसके मुश्किल घड़ी अब आ चुकी है उसके हालात बिगड़ गए हैं ಎಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರದಂತೆ ऐसा करना मेरे लिए एक एहसान फरामोशी वाली बात होगी सुखद ಸಮಯದಲ್ಲಿ जो सुख का वक्त था उस वक्त ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು उस वक्त जो साथ रहते हैं ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರಬೇಕು तो उनके बुरे वक्त पर भी हम उनके साथ में ही रहना चाहिए ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸಬೇಕು अच्छे दिन आए करके हम उनके लिए दुआ करनी चाहिए ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸಬೇಕು हम चाहना चाहिए कि उन्हें अच्छे दिन आए ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಈ ಗಿಳಿ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿತು जिस तरह से वो एक तहिया कर लिया था कि मैं इसके साथ ही रहूँगा इसी तरह से उसके साथ पेश आता है ಹೀಗೆ ಅದು परहिताकांक्षी अनिसितो इसी तरह वो एहसान मंद करके इसको कहा गया है तो इस जवाब के साथ हमें प्रूव करना है कि तोता किस तरह एहसान मंद हुआ उस दरख्त के साथ तो उसका जवाब ये रहेगा लॉन्ग आंसर्स में सेकंड वाला क्वेश्चन है ಗಿಳಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾನವರಾದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳೇನು जिस तरह से तोते ने बिहेव किया है उस सूखे दरख्त के साथ इसी तरह से हम इंसान बनकर किस तरह से उससे सीखना चाहिए उसके गुणगणों यानी कैरेक्टर से हमें क्या सीखना चाहिए तो उसका जवाब भी हम तफसील से बयान करना है जवाब देखते हैं फल पुष्प हसिरुಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ मर फल यानी फल पुष्प यानी फूल हसिरु हरा भरेपन से जो भरा हुआ जो दरख्त का था पोटरिಯಲ್ಲಿ उस दरख्त के तने के एक घोंसले में गिली बहಳ कालದಿಂದ वास ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು मतलब जब ये लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो तकरीबन पूरी कहानी उस जवाब में आना चाहिए तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको एक्सप्लेन करना होगा वरना 8 से 10 जुमले होना मुश्किल हो जाता है तो पहले जुमले में कहा गया कि फल पुष्प हसिरुಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮರದ ಪೊಟರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ये फल फूल और हरे भरे दरख्त के तने के एक पोटरे यानी एक घोंसले में ये गिली तोता बहಳ कालದಿಂದ एक ज़माने से ज़िंदगी गुजार रहा था ಬೇಡನ ವಿಷದ ಬಾಣ ತಾಗಿ ಆ ಮರವು ಒಣಗಿತು बाण और तागी के बीच में थोड़ा गैप रखना है बेड़न विषद बाण मतलब उस शिकारी का जो तीर था जहर आलूद जिसको जहर लगा था तागी मतलब उसे लगने के बाद आ मरा ಒಣಗಿ तो वो दरख्त सूख गया हಣ್ಣು फल हू फूल हसिरु हरा इसकी हरियाली ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಯಿತು सब गायब हो गया ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಳಿಯು ಬೇರೊಂದು ಫಲಭರಿತ ಮರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು इस वजह से ये जो तोता था ಬೇರೊಂದು फलभरित मरा मतलब दूसरा फलों से भरा हुआ हरियाली से भरा हुआ दरख्त ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು मतलब ढूंढकर ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು जा सकता था ಆದರೆ लेकिन ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ लेकिन वो वैसे नहीं किया इंद्रनु ಅದರ ನಡತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ इंद्रदेव जो उनके भगवान ಅದರ ನಡೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ उसका जो
ಬಿಹೇವಿಯರ್ है तोते का, उसको पसंद करके वरವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ उसको एक तोहफा देने के लिए पूछते हैं, तोहफा देने का इरादा करते हैं. तो ಅದು ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, तो अपने लिए वो कुछ भी नहीं मांगता. बदले में वर्णमर चिಗುರಲಿ, मतलब उसे हरे पत्ते निकलें. फल पुष्प भरितवागली, फूल और फल से भर जाए. ಮೊದಲಿನ स्थिति जो पहले की हालत थी उसी तरह से ही ತಲುಪುವಂತಾಗಲಿ, पहुँचने की तरह हो जाए, पहले की हालत की तरह पहुँचने की तरह ही हो जाए. ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿತು, मतलब इस तरह से वो चाहता है. मनुष्यनु ಕೂಡ, अब इंसानों के लिए मिसाल, मनुष्यनु ಕೂಡ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. इंसान को भी कोई अगर भलाई करता है किसी के साथ तो उसे याद रखना चाहिए. कृतज्ञ नागिरಬೇಕು, मतलब एहसान मंद होना चाहिए. ಕೃತಜ್ಞರಾಗಬಾರದು, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए. ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿದ್ದಾಗ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, सुख संपत्तु मतलब उसके साथ मालो दौलत है, सुख है, उनके साथ रहकर नक्ಕು ನಲಿದು हंसते खेलते, ಅವರಿಗೆ कष्ट बड़तन ಬಂದಾಗ जब उन्हें उनके हालात ख़राब हो जाएं, यानी उन्हें कष्ट यानी उन्हें दुख आ जाए, उनके हालात ख़राब हो जाएं, गरीबी आ जाए, ಬಂದಾಗ दूर सरियबारदु, तो हमें उनसे दूर नहीं होना चाहिए. केड़ुकन्नु बयसबारदु, उनके साथ बुरा होने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए, उनके साथ बुरा नहीं चाहना चाहिए. बयसबारदु, कष्ट ಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸಬೇಕು. और हमें ये चाहना चाहिए कि बुरे हालत के फ़ौरन बाद ही उन्हें क्या है अच्छे दिन आ जाए उनके लिए. इस तरह से हमें चाहना चाहिए. स्वार्थी ಆಗಬಾರದು, सेल्फिश नहीं होना चाहिए. ತನಗೆ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿದಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಪರರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಭಿಸುವಂತೆ ನೋಡಬೇಕು. मतलब तनगे लाभ ದೊರೆಯುವ संदर्भ, जब खुद को कोई फ़ायदा पहुंचने का काम है, फ़ायदा पहुंचने का वक्त है, तो भी क्या है हम उसकी कुर्बानी देकर वो जो फ़ायदा है दूसरों को पहुंचे, जो असल गम में हैं, उदास हैं, उन लोगों के लिए ये मिले करके हम सोचना चाहिए. ಎನ್ನುವ ಗುಣಗಳು, इस तरह के कैरेक्टर्स ಗಿಳಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾನವನು ಕಲಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. इस तरह के कैरेक्टर्स हम तोते से हमें सीखना चाहिए. इस तरह से यहाँ पर बताया गया है. नेक्स्ट, संदर्भदೊಂದಿಗೆ विवरिಸಿ, मतलब मतन के हवाले से लिखना है. किसने किससे कहा, हु सेड दिस, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अंग्रेज़ी में. इसी तरह से हमें वो सिचुएशन भी बताना है कि ये जुमला किस वक्त कहा गया था. तो पहली लाइन है, ಇಂಥ ಒಣ ಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, इस तरह के सूखे दरख्त में आप क्यों ज़िंदगी बसर कर रहे हो. तो हमें लिखना है सबसे पहले पहला पॉइंट, ಈ ಮಾತನ್ನು ಅರ ಮಿತ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ, इस बात को यानी इस ऊपर दिए गए जुमले को अरा मित्र यानी ये लिखने वाले हैं, ऑथर हैं, उन्होंने लिखी हुई ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ इस सबक से दिया गया है. सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है, ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಗಿಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ये जो जुमला है, इंद्र या इंद्रदेव था,
वो तोते को इस जुमले की मदद से सवाल किया है। प्रश्न केಳಿದಾನೆ, मतलब ये क्वेश्चन किया है, मतलब ये जुमला किसने कहा। सेकेंड लाइन में हम इसको मेंशन करना है। संदर्भ, ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन कब क्या हो रहा था? ಗಿಳಿಯು ಒಣಗಿದ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು। तोता वो तने के घोंसले में ಜಿಂದಗಿ ಗುಜಾರ रहा था। ಗಿಳಿಯು ಆ ಒಣ ಮರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು वो तोता वो दरख्त में ही रहते हुए देखकर इंद्र आश्चर्यಗೊಂಡು, इंद्रदेव था, उनको ताज्जुब होता है, ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾನೆ, इसके बारे में तोते से पूछता है, ಮತ್ತು ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। वो किस तरह से पूछता है? ये ऊपर दिए हुए जुमले की मदद से पूछता है। वही जुमला यहाँ पर हमें कॉपी करना है। ಇಂಥ ಒಣ ಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ऐसे सूखे दरख्त में आप क्यों ज़िंदगी गुजार रहे हो? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सेकेंड वन, ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ। तो जो बच्चा सबक अच्छी तरह से पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये जुमला किस सिचुएशन में कहा गया है, कब कहा है, किसने कहा है, सब मालूम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दो ही कैरेक्टर्स हैं, एक तोता है और एक इंद्र है, तो दो ही कैरेक्टर्स हैं। आपको ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के जुमले इस सबक से, तो लिखने में बिल्कुल आसानी हो सकती है। तो पहला सेंटेंस सेम टू सेम पहले की तरह ही, ಈ ಮಾತನ್ನು ಆರಾಮಿತ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। इस जुमले को आराम मित्र ऑथर ने लिखे हुए ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ सबक से दिया गया है। सेकेंड पॉइंट लिखना है कि किसने कहा है। ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಗಿಳಿಗೆ ಕೇಳಿತು, किसने किससे कहा, इस सेंटेंस में आपको मेंशन करना है। इस जुमले को इंद्रदेव ने तोते को पूछा, यही जुमला था। सिचुएशन क्या था? गिಳಿಯ ನಡತೆಯನ್ನು, गिಳಿ का जो बिहेवियर था, मतलब तोते का जो बिहेवियर था, तत्वनिष्ठೆಯನ್ನು, मतलब उसकी जो वफादारी थी, ಇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು, इंद्र पसंद करता है। ಪರರ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಗಿಳಿಗೆ, मतलब दूसरों की भलाई चाहने वाला जो तोता है, ಅದು ಕೇಳಿದ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು। मतलब उसकी जो भलाई करने की, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने की जो आदत थी, जो उसका कैरेक्टर था, इसकी वजह से वो सोचता है कि वो जो भी अगर तोहफा मांगेगा तो मैं दूंगा करके डिसाइड कर लेता है। ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು मतलब डिसाइड करना। आ संदर्भದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು। उसी सिचुएशन में ये इंद्र ये जुमले की मदद से पूछता है, ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು, कुछ भी तोहफा मांगो, मैं आपको ये दे दूंगा करके तोते से पूछता है। थर्ड एंड लास्ट जुमला है, ಅದರ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ। ಅದರ ಈಗಿನ अवस्था, मतलब अब उसकी हालत को मैं देख नहीं सकता। ये जुमला किसने कहा होगा? जाहिर सी बात है कि तोता कहता है। तो हमें सेम पहले सेंटेंस को रिपीट करना है। ಈ ಮಾತನ್ನು ಆರಾಮಿತ್ರ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। सेकेंड, किसने किससे कहा? ಈ ಮಾತನ್ನು ಗಿಳಿಯು, तोते ने कहा। कब कहा? ಒಣಗಿದ ಮರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಲಾಗದೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿತು। मतलब वो सूखे दरख्त की जो हालत थी उसे देखी नहीं गई, तो ये जुमला उसके मुंह से निकलता है। तो इंद्र, जाहिर सी बात है कि इंद्रदेव को ही जुमला कहा है, लेकिन कब कहा है वो छोटा सा आपको एक्सप्लेन भी देना है। सिचुएशन, किस सिचुएशन में कहा होगा? ಇಂದ್ರನು ಗಿಳಿಯನ್ನು ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, जब इंद्रदेव तोते को
किसी तोहफे के बारे में पूछता है क्या दूं, तो गिಳಿಯು ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ। तो जो तोता रहता है अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, उसके बदले में मरक्के ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ, दरख्त को जो पिछली हालत थी मतलब अच्छी, जो आराम से हरा भरा फल फूलदार, यही सिचुएशन उसे दोबारा मिल जाए, यही इसके लिए क्या है मांगता है। अदे संदर्भದಲ್ಲಿ उसी सिचुएशन में ये जुमला कह रहा है तोता। क्या कह रहा है? ಅದರ ಈಗಿನ अवस्थೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ, मैं अभी इसकी जो हालत है उसको मैं अभी देख नहीं सकता। नेक्स्ट ग्रामर पार्ट है। इस ग्रामर पार्ट में जो कुछ भी यहाँ पर बताया गया है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रामर लेसन को अलग पार्ट में हम एक्सप्लेन करते हुए पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿರುವ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ। फर्स्ट दो वर्ड आपस में लिंक कर रहे हैं, तो थर्ड जो वर्ड है उसका रिलेशन रखने वाला दूसरा वर्ड हमको तलाश करना है। आश्रय, आश्रय, मतलब इसमें वर्ड मीनिंग का रिलेशन है, तो वर्ण का मतलब होता है बढ़ना, ये मीनिंग का रिलेशन हो गया, तो हमें इसका जवाब बढ़ना लिखना है। वर्ण का मतलब होता है बढ़ना। सेकंड, उपकार अपकार, इन दोनों का रिलेशन अपोजिट वर्ड से है। अदृष्ट, यहाँ पर आपको छोटा सा करेक्शन कर लेना है। अदृष्ट, अदृष्ट को आप दुरदृष्ट, अदृष्ट दुरदृष्ट। नेक्स्ट, गुरियागु, आगम संधि। यहाँ पर इस वर्ड के अंदर संधि की कौन सी किस्म मौजूद है वो लिखना है। आगम संधि, गुरियागु आगम संधि है, तो परहितकांक्षी ये सवर्ण दीर्घ संधि। इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी। नेक्स्ट, जिंके रूढ़नामा, एक काइंड्स ऑफ नाउन में इस्तेमाल होता है नामपद के अंदर। तो रूढ़नामा यानी जैसे कि हम उर्दू में बोलते हैं रूढ़ी, रूढ़ी मतलब पहले से बोलते चले आ रहे हुए नाम। जैसे कि जिनके कोई आजकल किसी ने नहीं रखा, ये पहले से बोलते हुए चले आ रहे हैं। ये नाम किसने रखा, जिनके, हिरन वगैरह, जैसे डियर बोलते हैं, तो हमें पता नहीं है, तो इसको पहले से बोलते चले आ रहे हैं नामों को हम रूढ़नामा से जाहिर करते हैं। इंद्र, अंकित नामा, ये प्रॉपर नाउन की तरह है, मतलब ये इसमें ख़ास है और ये कॉमन नाउन की तरह। तो यहाँ पर नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन हमको बताना है। पांचवा जो वर्ड है कृतज्ञते, उपकार स्मरण, मतलब ये आपस में दोनों का रिलेशन वर्ड मीनिंग से है। कृतज्ञते, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, घ, कृतज्ञते अपकार मरेयुविके, मतलब यहाँ पर एहसान मंद, यहाँ पर एहसान फरामोश।
ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಧಿ ಹೆಸರಿಸಿ. आपको इन वर्ड को अलग अलग करना है, फिर बताना है कि ये कौन सी संधि है. संधि का बेसिक तो आप जानते ही होंगे. संधि किसी दो वर्ड को जमा कर कंबाइन करके तीसरा वर्ड बनाना होता है. जैसे कि बेन्नट्टू, इसके अंदर बेन्नु प्लस अट्टू. बाणवन्नु, इसमें बाण अन्नु. काशियल्ली, काशी प्लस अल्ली. तो कन्नड़ा में इसको पढ़ते हैं बेन्नट्टू, बेन्नु अधिक अट्टू, बाणवन्नु, बाण अधिक अन्नु, काशियल्ली, काशी अधिक अल्ली. तो इसमें संधि कार्य मतलब किस किस्म का इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है वो टाइप्स लिखना है हमें. तो बेन्नट्टू में लोप संधि, बाणवन्नु में आगम संधि, काशियल्ली में आगम संधि. सिंपल मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ में, इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन बाद में होगा ग्रामर पार्ट में. लोप संधि, लोप का मतलब होता है गायब होना, निकल जाना. ये गायब लफ्ज़ कहाँ आइडेंटिफाई करना है. फ़र्ज़ कर लो कि फर्स्ट वर्ड है, ये सेकेंड वर्ड है, दोनों मिलकर तीसरा वर्ड बना है. तो हमें देख लेना है कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट स्वर, स्वर किसको बोलेंगे, अ आ, ई अप टू आहा तक, ये तमाम स्वर अक्षर कहलाएंगे. हमें स्वर देखना है. कौन सा स्वर है, ऊ. इसमें ऊ स्वर है, तो ये स्वर क्या है, निकल जाएगा. जैसे आप बेन्नु था यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊ निकल गया, बेन्नट्टू. तो हमें देखना है कि फर्स्ट वर्ड में लास्ट का स्वर निकल जाता है, तो हमें समझ लेना है कि ये लोप संधि है. नेक्स्ट, आगम संधि के बारे में थोड़ा समझा लेता हूँ. आगम संधि, फर्स्ट वर्ड प्लस सेकेंड वर्ड इक्वल्स टू थर्ड वर्ड है. अब हम फोकस करना है सेकेंड वर्ड का जो पहला स्वर होता है. मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ था बाण, प्लस अन्नु. मैं कह रहा था कि जो सेकेंड वर्ड है, फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड, सेकेंड वर्ड का जो शुरुआती स्वर है उसके बजाय यहाँ पर य या फिर व वर्ड आ जाएगा और कंबाइन होकर नया वर्ड बनेगा. मिसाल के तौर पर बाणवन्नु, बाणवन्नु. तो आप देख सकते हैं इस अ की जगह पर वह लफ्ज़ आ गया है यहाँ पे. जैसे कि यह वाली मिसाल यहाँ पर ही मौजूद है. जैसे कि हमें फोकस करना है सेकेंड वर्ड के पहले स्वर पर, अ लिखा हुआ है. अब इसकी जगह पर आप देख सकते हैं
य आया है, तो अगर व की मदद से लफ्ज़ बन रहा है तो वकार आगम संधि। य नया वर्ड आकर बना है तो वकार आगम संधि। यकार वकार, तो हम लोप संधि और आगम संधि को अच्छी तरह से समझ लें मैम। नेक्स्ट है ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम तद्भव रूपವನ್ನು बरें। आपको मालूम होना चाहिए तत्सम यानी संस्कृत जुबान के बहुत सारे लफ्ज़ कन्नड़ा में आए हैं। अगर सेम एज इट इज़ संस्कृत के लफ्ज़ कन्नड़ा में आए हैं तो हम कहेंगे कि तत्समान है, मतलब संस्कृत के जैसा ही है। अगर वो थोड़ा चेंज होकर आए हैं तो समझ लो कि ये तद्भव अक्षर है, तो हमें तत्समान का तद्भव लिखना है। राय, इसका जो कन्नड़ा वाला लफ्ज़ राज है। सिरी श्री है। जन्म जनुम। आश्चर्य अच्चरी। नेक्स्ट, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ अपोजिट लिखना है आपको। ये भी आपको बाय हार्ट करना है। रोग निरोध, रोग निरोग मतलब बीमारी और सेहत। बड़तन सिरितन, गरीबी अमीरी। कृतज्ञ कृतज्ञ, एहसान फरामोशी एहसानमंद। फल विफल, कामयाब होना नाकाम होना। परहित स्वहित, ये सेल्फलेस और ये सेल्फिश। नेक्स्ट है ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ। ओन सेंटेंस बनाना है इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए। उपकार स्मरणे मतलब दूसरों की भलाई। ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದವನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು, मतलब भलाई करने वाले लोग पिछले ज़माने में भी थे। इसी तरह का एक कोई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखना बेहतर है कि मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। परहित, यहाँ पर आपको प करना है। परहित इसका जो सेंटेंस है, ಪರಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸುವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಜನರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ। परहित का मतलब दूसरों के बारे में ख्याल करने वाला, ये सेल्फलेस पर्सन होता है, खुद के बारे में सोचने वाला नहीं। तो इसी तरह से जो सेल्फलेस डॉक्टर होते हैं, जो अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों लोगों के बारे में सोचते हैं, वैद्यरो मतलब डॉक्टर्स, लोग उन्हें क्या करते हैं, मेच्चुतारे यानी पसंद करते हैं। लोग जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उन डॉक्टरों को लोग पसंद करते हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है एहसानमंद। गुरु ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು, जो हमारे बड़े हैं उनके लिए हमें एहसानमंद होना चाहिए। ಸಮೃದ್ಧಿ मतलब दौलत, ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂತಸ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ। दौलत होने की वजह से खुशी होती है, इंसान को समाधान होता है। नेक्स्ट, आश्चर्य, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ। आश्चर्य का मतलब ताज्जुब। चंद लड़के ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ನುಡಿಗಳಿಂದ
दरमियान आपस के दरमियान क्या करते हैं, ನುಡಿಗಳಿಂದ अपने बातों से ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, मतलब ताज्जुब कर देते हैं, लोगों को ताज्जुब में डाल देते हैं। किस तरह से वो अच्छे अंदाज में बात कर रहा है, इस तरह से चंद जो सुपीरियर बच्चे होते हैं उनके बारे में जुमला कहा गया है। नेक्स्ट, संपादिसो, मतलब जमा करना या कमाना। ಹೇಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ। आजकल जो लोगों का टारगेट होता है, ಹೇಗಾದರೂ किसी तरह से भी ಹಣವನ್ನು यानी पैसों को संपादिಸಬೇಕು, जमा करना या इकट्ठा करना, कमाना चाहिए। इस तरह से इंदु ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ। आज लोगों की यही ख्वाहिश है, यही टारगेट है। नेक्स्ट, ಮಾದರಿಯಂತೆ ಗಾರ ತನ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿರುವ 5 पदಗಳನ್ನು बरेरी। आखिर में गार और तना रिपीट होना है, तो ऐसे अल्फाज आपको तलाशने हैं। बेसिकली जो गारा वाला लफ्ज़ होता है किसी आदमी के काम से जुड़ा होता है, जैसे कि मातुगारा स्पोक पर्सन, चलगारा, माटगारा, बड़ेगारा, मोसगारा। मोसगारा मतलब धोखा देने वाला, बड़ेगारा मतलब चूड़ियाँ बेचने वाला, माटगारा मतलब जादूगर। इसी तरह से तना ज़्यादातर हम कैरेक्टर से रिलेटेड रखते हैं, ये कैरेक्टर से रिलेट करता है। मने तना मतलब घरेलू या घर का। सिरितना अमीरी, ದೊಡ್ಡತನ, बड़ापन, सन्नतना, छोटापन, जानतना, होशियारी, ये तमाम चीज़ें। वैसे आप आखिर में जैसे राइमिंग वर्ड्स की तरह इसको इस्तेमाल किया गया है। तो ये रहा हमारा आज का एक्सरसाइज, जो पहले सबक का जो एक्सरसाइज था यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया पूरे जवाबात के साथ और ग्रामर पार्ट के साथ। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, फिर इसको याद करने की कोशिश करें, हत्तल इम्कान इसके मानी समझें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमें सवालात पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपके सवालों के जवाब दे देंगे। तो इस वीडियो के साथ हम आज का ये सेशन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली दूसरी सबक के एक्सरसाइज के साथ दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।